नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लाचार माँ का इंतकाम। शाम का समय था। चाय की ट्रे हाथ में लिए हुए राधिका जी अपनी बेटी के कमरे में आई। रेशमा बिटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, कुछ किताबें हैं जो शर्मा आंटी ने मुझे दिए थे, बस वही देख रही थी कि कौन से काम के हैं और कौन से नहीं। मैं उन्हें ही देख रही थी। अच्छा बिटिया, कोई बात नहीं, तुम देख लो, यह चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ रख दो, मैं अभी पीती हूँ। पी लो बिटिया, काम फिर कर लेना। पता नहीं तेरी किस्मत में भी क्या ही लिखा है। कहाँ तो तुझे किसी बड़े घर में जन्म लेना था और आ गई इस गरीब माँ की झोली में। मैं जानती हूँ तुम्हें पढ़ना लिखना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं सकती हूँ। 2 वक्त का खाना भी हमें ढंग से नसीब नहीं होता है। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? अब ज़्यादा सोचो मत। भगवान ने हमारे भाग्य में कुछ न कुछ तो लिखा जरूर होगा। ऐसे उदास होकर हम उसका अपमान क्यों करें? मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। तुम देखना माँ, फिर हम दोनों के दुख दूर हो जाएंगे। सही कहा बिटिया, भगवान करे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसा कहते हुए राधिका जी रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। रेशमा अपने काम में लग गई। एकाएक राधिका जी को याद आया कि पड़ोस वाली कमला बहन ने उन्हें काम के लिए बोला था। बहुत दिनों से राधिका जी काम की तलाश में थी। पीछे से रेशमा की आवाज आई, माँ, खाना बन गया क्या? हाँ बिटिया, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए खाना निकालकर राधिका जी जैसे ही रेशमा के कमरे में आने को होती हैं तो चक्कर खाकर गिर पड़ती हैं। रेशमा जल्दी से उठकर अपनी माँ को उठाती है और उन्हें पानी देते हुए बोलती है, माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। दिन पर दिन तुम कमजोर होती जा रही हो। दिन भर काम करती हो और ऊपर से तबीयत का ध्यान भी नहीं रखती हो। अरे कुछ नहीं बिटिया, बस थोड़ी सी थकान है। वह मैंने बताया था ना कि मैं काम की तलाश में गई थी, तो मुझे काम मिल गया है। मैं कल से ही कोठी में जाऊंगी काम करने। ऐसी हालत में तुम काम करोगी क्या? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अरे बिटिया, काम तो करना पड़ेगा ना। काम नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी भी कहाँ से नसीब होगी? और तुम्हारा जो सपना है आगे पढ़ने का, वह कैसे पूरा होगा? लेकिन माँ, तुम तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, तो काम पर कैसे जाओगी? और तुम्हारी अब उम्र हो चली है। इस उम्र में तुम्हें आराम करना चाहिए। रही काम की बात, तो तुम्हारी जगह पर मैं चली जाऊंगी। लेकिन बेटिया, तुम जाओगी तो पढ़ाई कब करोगी? कुछ नहीं माँ, मैं बस जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक देखते हैं क्या होता है। ठीक है बिटिया, अगर कल हम वहां जाकर काम की बात कर लें तो यह काम हमारे हाथ से नहीं छूटेगा। ठीक है माँ, अभी आप खाना खाकर आराम करो, सुबह देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह रेशमा जब उठी तो राधिका जी को देखा तो राधिका जी अभी तक सोई हुई थी। उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। रात में उनको बुखार भी चढ़ गया था, तो इस वजह से वह सुबह उठ नहीं पा रही थी। रेशमा ने अपनी माँ को खाना खिलाकर दवाई दी और बोला कि माँ, तुम आराम करो, मैं चली जाती हूँ पड़ोस वाली आंटी के साथ। वहां जाकर मैं सब बातें कर लूंगी। पड़ोस वाली कमला जी के साथ रेशमा किशोर जी की कोठी में काम मांगने चली जाती है। दरवाजे की बेल बजती है तो किशोर जी की बेटी ज्योति ने दरवाजा खोला। जी, मैं घर के काम के लिए आई थी। ओह अच्छा, ठीक है, अंदर आओ। तुम क्या क्या काम कर लेती हो? किशोर जी की बड़ी बेटी ज्योति ने उस काम वाली लड़की से पूछा। ज्योति उदयपुर से अपने बाबूजी का हालचाल जानने के लिए यहाँ आई थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद किशोर जी अकेले रह गए थे। किशोर जी की पत्नी शालिनी जी साल भर पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा कानपुर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। जी दीदी, सब काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ। रेशमा ने आंखें मटकाते हुए कहा। किससे बातें कर रही हो ज्योति? किशोर जी अपनी थुलथुल तोंत पर लटके
गीले जनेऊ को हाथों से घुमाते हुए बोले। वे अभी अभी नहाकर निकले थे। उनके अधगंजे सिर से पानी टपक रहा था। एक लड़की है बाबूजी, घर के कामकाज के लिए आई है, कहो तो काम पर रख लें। ज्योति ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। किशोर जी ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी में काम मांगने चली आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह चोरियां हो रही हैं, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। बेटी, इससे पूछ कि यह किस जाति की है। किशोर जी ने थोड़ी देर बाद कहा, अरे किस जाति की है तू? ज्योति ने भी बाबूजी के सवाल को दोहराया। रेशमा हैरान होते हुए सोचने लगी कि घर के काम काज के लिए जाति का क्या लेना देना। रेशमा ने ज्योति की तरफ नजरें उठाकर कहा, मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछकर बता दूंगी। वैसे मेरी माँ ने मेरा नाम रेशमा रखा है। रेशमा हर सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को ले आना, ज्योति ने कहा। जी दीदी, मैं कल सुबह ही माँ को लेकर आ जाऊंगी। वो दरअसल माँ तो आज ही आ रही थी, लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, रेशमा ने कहा और तेजी से वहां से चल पड़ी। माँ, मुझे काम मिल गया। खुशी से चीखते हुए रेशमा अपनी माँ राधिका जी से लिपट गई और बोली, बहुत अच्छी है ज्योति दीदी। राधिका जी भी खुश होकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, चलो भगवान का शुक्र है कि काम मिल गया। दरअसल रेशमा को जन्म देने के बाद राधिका जी अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गई थी। रेशमा को पालने पोसने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसे दूसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वह अपना और रेशमा का पेट पाल सकी थी। जब राधिका जी पेट से थी, तब से अपने गांव में उसे खूब ताने सुनने पड़े थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। अरे, यह किसका बीज अपने पेट में डाल लाई है? बोलती क्यों नहीं करमजली? कम से कम बाप का नाम ही बता दे, ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सके। राधिका जी की माँ ने उन्हें बुरी तरह पीटते हुए पूछा था। मार खाने के बाद भी राधिका जी ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था, समाज में उसकी बहुत इज्जत थी, और फिर राधिका जी के पास कोई सबूत भी नहीं थे। वह किस मुंह से कहेगी कि वह शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है? एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस का जवाब देंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? राधिका जी की माँ ने खींचते हुए कहा। क्या सोचा है तूने, चलेगी सफाई कराने को? माँ ने उसकी चोटी मरोड़ते हुए पूछा था। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चाहो तो तुम लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी। राधिका जी ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। तो ठीक है, ऐसे में तू यहाँ भी नहीं रह सकती है। हम समाज के तानों को और नहीं सुनेंगे। तुम अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। माँ की बातों से तंग आकर राधिका जी उन्हें बिना बताए अपने नाना नानी के पास चली गईं और उन्हें सब कुछ बता दिया। राधिका जी की बातें सुनकर नानी पिघल गई और गांव वालों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने को तैयार हो गईं। राधिका जी की माँ व नानी यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है, बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका इरादा क्या था। माँ, चलना नहीं है क्या? सुबह हो गई है। रेशमा ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा। हाँ बेटी, चलना तो है। पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर राधिका जी झटपट तैयार होने लगी। थोड़ी देर में ही दोनों माँ बेटी किशोर जी की कोठी में पहुंच गई। ज्योति ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। किशोर जी अभी तक सो ही रहे थे। तुम रेशमा की माँ हो? ज्योति ने राधिका जी की ओर देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम ही हैं, राधिका जी ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है, वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना? राधिका जी ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है। तो ठीक है, रख लेते हैं। सारा दिन यहीं रहा करेगी, रात को भले ही अपने घर चली जाए। ज्योति ने
रेशमा को हर महीने 2000 रुपये देने की बात तय कर ली। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? किशोर जी जम्हाई लेकर उठते हुए बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बात कर रही थी, ज्योति ने जवाब दिया। किशोर जी के कमरे से बाहर आते ही राधिका जी ने की नजर जैसे ही किशोर जी के ऊपर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एकाएक उनके सामने अतीत की वह काली छाया नजर आने लगी जिससे वह आज तक घुट घुट कर जी रही थी। इससे पहले कि किशोर जी राधिका जी को देखते, राधिका जी ने एक लंबा सा घूंघट अपने चेहरे पर डाल दिया। किशोर जी बाहर निकले तो राधिका जी के लंबा सा घूंघट निकालने पर ज्योति को अजीब सा लगा। अच्छा, तो हम चलते हैं, राधिका जी उठते हुए बोली। तो ठीक है, कल से भेज देना बेटी को। ज्योति ने बात पक्की करके रेशमा को आने के लिए कह दिया। राधिका जी ने राहत की सांस ली। एक पल को तो ऐसा लगा कि जैसे राधिका जी की आज जान ही निकल जाएगी। उन्हें लगा कि वह कीड़ा जो इतने सालों से उनके जहन में कुलबुला रहा था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। दूसरी ओर ज्योति को भी राहत मिली कि बाबूजी की देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। वह दूसरे दिन ही ससुराल लौटने का सोचने लगी। अगले दिन रेशमा घर से निकलकर किशोर जी की कोठी पर पहुंच जाती है। उसे देखते ही किशोर जी ने बादाम के तेल की शीशी रेशमा के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, ए छोकरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन दुख रहा है। रेशमा ने सफाई छोड़कर उनके पास आई। रेशमा ने उनके उघड़े बदन पर तेल से मालिश करनी शुरू कर दी। तेरे गाल तो बहुत फूले फूले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? किशोर जी ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। बोल ना, तू तो बड़ी मस्त लग रही है। माँ, रेशमा ने चीख कर अपनी माँ को आवाज दी। राधिका जी वहीं थी क्योंकि उन्हें पहले से ही उनकी इस हरकत का पता था। शर्म करो किशोर, राधिका जी ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा। अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म, और किस हद तक गिरोगे? बेटी हट वहां से। राधिका जी बोलती रही। हाँ किशोर, बरसों पहले जो कुकर्म तुमने मेरे साथ किया था उसी का नतीजा है यह रेशमा। किशोर जी और रेशमा दोनों हैरानी से राधिका जी की ओर देखने लगे। तुमने सोचा होगा कि राधिका चुप बैठ गई होगी, पर मैं चुप नहीं बैठी थी। मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुंचाया है। यह मेरी सोची समझी चाल थी ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी करतूत को अपनी आंखों से देख सके। एक पल को तो ऐसा लगा कि जैसे राधिका जी की आज जान ही निकल जाएगी। अगले दिन रेशमा घर से निकलकर किशोर जी की कोठी पर पहुंच जाती है। तुम पूछती थी ना बेटी कि तुम्हारे पिता कौन है? यह निर्लज्ज इंसान ही तुम्हारा पिता है, जिसने कई साल पहले तुम्हारी माँ की इज्जत लूट ली थी। मैं तब भी काम के सिलसिले में इनके घर गई थी और इस कपटी इंसान ने मेरी गरीबी और लाचारी का फायदा उठाया। मैं तब कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। किशोर एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए सब कुछ सुनते रहे। राधिका जी ने बोलना बंद नहीं किया। हाँ किशोर, अब भी तुम्हारे सिर से वासना का भूत नहीं उतरा है? तो ले, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, उतार दे इसकी भी इज्जत और पूरी कर ले अपनी हवस। रेशमा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अपनी माँ के साथ हुए उस अत्याचार को सुनते ही रेशमा का दिल आज चीख चीख कर कह रहा था कि आखिर गरीब और लाचार लड़की को लोग बुरी नजर से ही क्यों देखते हैं। राधिका जी ने बोलना शुरू किया। मैं भी बरसों पहले तुम्हारी हवस का शिकार हुई थी। तब मैं इज्जत की खातिर कितना गिड़गिड़ाई थी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं भी जवाब देती तभी, पर मालकिन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, इसीलिए मैं चुप रह गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी नीयत के बारे में मुझे पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए मैं अपनी बेटी के पीछे पीछे आ गई, वरना आज तुम इसे भी नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार बाजी मेरे हाथ में है। क्या कहते हो किशोर? शोर मचाकर भीड़ में तुम्हारा तमाशा बनाऊं? राधिका जी सुध बुध खो बैठी थी और लगातार बोले जा रही थी। किशोर जी की अकल मानो जवाब दे गई थी। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ती देख वे छत की तरफ भागे और वहां से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। आज मानो राधिका जी
को मन में बड़ा सा सुकून मिला। आज वह खुलकर रोए भी और कहीं न कहीं खुश भी हुई। आज तक सहे हुए हर अत्याचार का उन्होंने बदला ले लिया था। जैसे ही माँ बेटी कमरे से बाहर निकलने को हुई तो सामने ज्योति को खड़ा देख वह अचानक से डर गई। दोनों माँ बेटी हाथ जोड़ते हुए ज्योति की तरफ देखने लगे, लेकिन ज्योति की आंखों में भी आज आंसू छलक रहे थे। राधिका जी कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही ज्योति ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, अब कुछ मत बोलिए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता आपके मुजरिम हैं। मैं तो उन्हें भला इंसान समझती थी। मुझे क्या पता था कि वह ऐसे निकलेंगे। मैं तो अपने घर पहुंच ही गई थी, लेकिन मुझे याद आया कि मेरा कुछ जरूरी सामान यहाँ छूट गया था। मैं वही लेने यहाँ आ गई थी। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई और मुझे सच्चाई पता चल गई, वरना न जाने आज इस मासूम लड़की के साथ मेरे पिता कैसी हरकत कर देते। मुझे तो उन्हें पिता कहने में भी शर्म आ रही है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, वरना पुलिस आएगी तो आप लोगों को ही दोषी मानेगी। बाकी मैं संभाल लूँगी। राधिका जी और रेशमा ने हाथ जोड़ते हुए उनका धन्यवाद किया और वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर में ही एक एम्बुलेंस और पुलिस की जीप वहाँ पर आई। पूछताछ में ज्योति ने बताया कि मेरे पिता धूप लेने के लिए छत पर गए थे और अचानक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गए। इस वजह से उनकी मौत हो गई। ज्योति से बातचीत करने के बाद पुलिस वाले अपना काम निपटा कर वहां से चले गए और किशोर जी की लाश को हॉस्पिटल वाले ले गए। ज्योति ने यह कहकर उनकी लाश को छुआ नहीं कि पिताजी के हर एक अंग को वह अपने मेडिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हॉस्पिटल वाले उनके शव को लेकर चले गए। कुछ दिनों के बाद राधिका जी के कमरे के बाहर किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। जैसे ही राधिका जी बाहर आईं तो सामने ज्योति को देखकर वो हैरान रह हो गई। वह डरी सहमी सी ज्योति से बोलती हैं, मालकिन आप यहाँ? घबराओ मत, मैं यहाँ एक काम पूरा करने आई थी। मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। आपके साथ हुए अत्याचार को और उस दर्द को तो मैं कम नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आपकी बेटी के भविष्य के लिए मैं कुछ मदद जरूर करना चाहूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता के कुकर्म को दुनिया वाले जाने। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपका जो भी इंतकाम था वह मेरे पिता की मौत के साथ ही खत्म हो गया होगा। मेरे पिता ने हम दोनों बेटियों के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी और शेयर छोड़े हैं। मैं दूसरी बहन का तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अपने नाम के शेयर में रेशमा के नाम जरूर करती हूँ, जिससे वह आगे पढ़ सके, अपना सपना पूरा कर सके। मेरी तरफ से यह एक मदद होगी मेरी छोटी बहन के लिए। राधिका जी और रेशमा आंखों में आंसू लिए ज्योति को धन्यवाद देने लगे और साथ ही राधिका जी ने कहा, बेटी मुझे माफ़ करना, मैं तो उस इंसान को उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी। उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन भगवान ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है और मुझे दुख है कि यह बातें तुम्हारे सामने आई। इस पर ज्योति ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है। सच्चाई किसी की छुपाई छुपती नहीं है। एक दिन तो सच को बाहर आना ही होता है। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। आप यह पेपर रख लीजिए और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं आती रहूँगी, मुझसे जितना हो पाएगा मैं मदद करूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। भगवान करे तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुश्किलें ना आए, तुम्हारा परिवार सुखी रहे। मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति अपने घर की ओर चल पड़ी। रेशमा ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक के लिए धन्यवाद।